अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमाइन। आप सब मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद इब्राहिम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। आप मेरे बुज़ुर्ग भाई अज़ीज़ बाग से खुशी तौर पे वस्ती से आप जो तशरीफ़ लेके आए, और हमारे जो तीन भाई जिन्होंने जो पीटीआई के ही थे, लेकिन पीटीआई में चूँकि इस दफ़ा उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा थी टिकट के लिए, लेकिन आप दोबारा अपने घर में लौट आए, आपने दोबारा हम पे एतमाद का इज़हार किया। मैं आप सब जो तशरीफ़ लेके आए आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दो लोगों का मैंने यहाँ पे कहा, डॉक्टर साहब चूँकि मेरे बिल्कुल दाएं बाजू और भाई का किरदार इन्होंने फ्राम द डे वन इन्होंने अदा किया, लेकिन मेरे पास ऐसे इनके लिए अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनको अल्फाजों में बयान कर सकूं। और मैं सच्ची बात है कि मैं थोड़ा बहुत इल्म अदब के साथ शहूर रखने के बावजूद मेरे पास कई बातों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हुआ करते, और मेरा ख्याल है बात जज्बात और फीलिंग ऐसी होती हैं कि वो शायद अल्फाज में न परोए जाएँ न बयान किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं डॉक्टर साहब आपका इंतहाई मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। आपने हमेशा सक्के भाई से बढ़ के आपने जो हमेशा रोल अदा किए, इसका वक्त आने पे इंशाल्लाह मैं उसका कहीं आपके साथ बैठ के हम बात करेंगे। इसका कोई मैं आपको कोई अजर तो नहीं दे सकता, कि रिवार्ड तो नहीं दे सकता, लेकिन आप वाकई दायां बाजू के तौर पे आपने हमेशा खड़े रहे, और शायद जिस तरह डॉक्टर नवीद और आप थे आपने उसी तरह ही रोल अदा किया। मैं आज दो लोगों का कहा, सरदार मुख्तार खान साहब, मैं ज़ाती तौर पे सरदार मुख्तार खान साहब का दिली तौर पे मैं चूँकि जो चीज़ मैं जिससे इम्प्रेस हो जाऊँ, मैं इनका ज़ाती तौर पे मैं इनको अपना बुज़ुर्ग समझता हूँ और मैं एहतराम करता हूँ। और ये सरमाया है रियासत का, काबिल इफ्तिखार जो लोग होते हैं जिनका माशरों के अंदर मौजूद होना माशरे को फ़ख्र होता है, सरदार मुख्तार खान साहब का उसमें शामिल है ये। और मैं हमेशा मेरी जिन लोगों के साथ दिली ख्वाहिश होती है, मैंने एक दो तकरीरों में कहा कि वो शोटाला या शैटाला के नाम से एक दरख्त का था, लेकिन मुझे किसी ने उसकी वजह तस्मिया नहीं बयान की थी। एक दिन सरदार साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे, इन्होंने कहा जी इसका आपको पता है? मैंने कहा नहीं। इन्होंने कहा जी ये सोटाल के नाम से, और ये दरख्त तकरीबन 500 साल पुराना है। इसी तरह का तुर्की में एक जगह बुरसा, वहाँ पे एक 700 साल पुराना दरख्त है और उसमें लोग जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस है। तो सरदार मुख्तार खान साहब का आज़ाद कश्मीर में कानून के हवाले से, एहतसाब के हवाले से भी जिस तरह ये अभी फरमा रहे थे, और दूसरा सरदार फयाज खान साहब है, ये चूँकि दोनों सुल्तान ट्राइब से, लेकिन चूँकि हमारी बनती या इनसे या नार्मों से है, तो वो सरदार फयाज साहब चूँकि खड़े हो गए, उसको बहुत सारे लोगों ने बात की। मैंने कहा, कई लोगों ने आके कहा, मैंने कहा मैं इंसान को परखने में मुझसे गलती नहीं होती, ये बंदा अंदर बाहर से एक जैसा होता है, ये कुछ भी कर जाएगा, ये पीछे नहीं हटेगा। ये हाले बहुत कम हमें मिले, पिछली दफ़ा आए थोड़ा सा इनको शिकवा भी था, जो कि किसी ने बाहर जाके कोई ऐसी बात की कि ख़ास लोगों को अंदर बुलाया गया। बहुत दफ़ा मैं इनका पूछता रहता हूँ कि ये किधर था। ये लोग तशरीफ़ यहाँ लेके आए आप लोग, और जो हमारे तीन साथी आप लोग, कुद्दूस साहब, आसिफ साहब और पीर गुलाम शाह साहब, आप लोग हमारे साथ वापस एतमाद का इज़हार कर रहे हैं, मैं आपका मशकूर हूँ। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो आपने मेरे लिए कहा, डॉक्टर साहब की सीट फंसी हुई थी, हालांकि ये बड़ी श्योर शार्ट सीट थी, लेकिन कई जगहों पर लांझे खड़े किए। डॉक्टर बशीर साहब हूँ, हफीज़ साहब हूँ, मुझे पता था कि ये जीती हुई सीट है। अब बहुत सारी इनकी जब टिकट का हो रहा था, बहुत सारे लोगों ने बात की कि हफीज़ साहब को एडजस्टमेंट मिल गई है, उधर मिल गई है, इधर मिल गया। मैंने कहा बात लोग खुद टिकट के फैसले करते हैं, घर के लोग हैं, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। अब देखें, मैंने परसों एक प्रेस टॉक की थी जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बयान की। सरदार बशीर साहब सामने बैठे, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर चूँकि इनके साथ बहुत एहतराम का रिश्ता, ये बहुत नाइस आदमी है। वहाँ पे दूसरे लोगों ने भी मेरे पोस्टर भी लगाए हुए थे अपने उस कैंपेन के अंदर, इमरान खान साहब के भी लगाए थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के। लेकिन हमने एक ही बात की कि सरदार बशीर साहब ही हमारे कैंडिडेट, और इनकी कमिटमेंट किसी भी, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी शक व शुबे से बालातरी अटल आदमी है, खरे आदमी है। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि एक जिनको हमने ऑन किया वही, और इनकी सीट जीती हुई सीट। आप ये देखें कि उन सब में जिनके लोगों के बारे में लोगों ने कहा कि उसकी पोजीशन ये है, उसकी पोजीशन, वो सारा रिजल्ट सामने आ गया। इनकी सीट और नडियोला की हमारी जो सीट बिल्कुल सामने श्योर शॉट जीती हुई है। इसलिए मैंने परसों प्रेस टॉक के अंदर ये बात रखी, अगर आप लोग देखेंगे।
बुनियादी तौर पे हम 21 का जब जनरल इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस वक्त भी हमें ये था कि हम अपोजिशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन का कोई रवैया तरीक़ाकार को मुनासिब न था। इस दफ़ा भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे उनके काम हमने किए। इसमें अगरचा ये जो ताज है, ये पग, कई पगों को इसमें मैं ये समझता हूँ कि कोशिशें हमारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। उसमें इलेक्शन कमीशन भी सुरखरू हुआ और इदारे भी, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारी जो अच्छी कोशिशें और काविशें थी, इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहला काम ये किया कि मेरे 7 रिश्तेदारों को मतल किया, करवाया। अब वज़ीर आज़म जो बैठा होता है और फिर वज़ीर आज़म को भी थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, थ्रू कमिश्नर मुजफ्फराबाद कहीं ना कहीं से एंगेजमेंट। आप ये देखिए कि डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली में हमने अयादा किया कि हम वहाँ जाएंगे, उसके नतीजे में कि जी इनको नहीं आना चाहिए, झेलम वैली में ये आए तो कोई दंगा फसाद होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। मैं न सिर्फ वहाँ पे गया बल्कि बहुत लाइटर मूड में, चूँकि मेरा उनके साथ भाइयों वाला तल्लक है। मैंने राजा फारूक कादर खान साहब के हवाले से कहा, मैंने कहा राज साहब को कब आके पकौड़े, तो हम तो आपके इलाके में आए। चूँकि जनरल इलेक्शन में भी जब हम वहाँ पे गए तो हम पे हमला किया गया, हम पे फायरिंग की गई, हम पे टमाटर और पत्थर मारे गए और डंडे मारे गए हमारी गाड़ियों के ऊपर। तो उसमें उनके स्टाफ के लोग भी थे, लेकिन हमने छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया, हम आगे बढ़े। बल्कि उस दिन रात को यहाँ हमारा कोऑर्डिनेटर है, हमारा ISF का इंचार्ज है जब्बार मुगल, उसके घर में मैं 2:30 या 3 बजे तक रहा। हमारे 2 वफाकी वुज़रा मुझे कॉलें करते रहे कि तू डोर टू डोर। मैंने कहा मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, जहाँ की अपनी रवायात और तरीक़ाकार है। अगर एक आदमी मार गिराया जाएगा तो कोई सड़क नहीं चलेगी, हज़ारों दूसरे गिरेंगे। तो मैंने कहा अगर सियासत कर रहे हैं तो हम डर के नहीं कर सकते। लेकिन मुझे दुख ये था कि हमारे वफाकी वुज़रा के हवाले से कि नहीं होना चाहिए। तो मैं लोकल आदमियों को ऐसी बात नहीं। मैं जब यहाँ PC में आया सुबह 3 बजे के टाइम पे, उस वक्त भी हमारी ये ख्वाजा फारूक साहब हमारे भाई जो हैं मिनिस्टर हैं, इनके हवाले से हमारी मीटिंग चल रही थी और उस वक्त भी हमने PC में कुछ शमूलियतें करवाई। एक बल्कि हमारे यहाँ लोकल मकसूद अवान साहब हैं, मुजफ्फराबाद की कम्यूनिटी में बड़े मतलब नुमाया आदमी हैं, उनके भाई यहाँ पे बार काउंसिल के सेक्रेटरी हैं शौकत अवान साहब, तो मकसूद अवान साहब की शमूलियत करवाई। और 2 और शमूलियतें थी, ट्रेडर्स बुलाए हुए थे। तो मेरा ये ख्याल था हमने उसको इश्यू नहीं बनाया, नो इश्यू। हम चूँकि चाह रहे थे कि इसको करें। और इस दफ़ा भी जब उन्होंने कहा कि, फिर मैं खावड़ा में गया और खावड़ा में भी हमारे जो भाई हैं अपोजिशन लीडर हैं चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, उनके हवाले से मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। चूँकि हम कोई सियासत के अंदर, मेरा इस दफ़ा का जो प्रोग्राम था कि आप हर एक को मौका दें। मैं इसलिए नहीं कि जिस तरह सरदार मुख्तार खान साहब और फयाज साहब बात कर रहे थे कि मैंने करवाए, लेकिन मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख के गैर जनबदाराना तरीन इलेक्शन है। इससे बेहतर, इससे अच्छे इलेक्शन इससे पहले नहीं हुए। ना कोई छुरी, ना चाकू, ना उस लेवल का कोई सीरियस डंडा। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन हमेशा जंग व जदल, कत्ल व गारत से इबारत है। हमारे कैबिनेट मेंबर, हमारे कोलीग हैं चौधरी रफ़ीक नज़ीर साहब, 87 के इलेक्शन में उनकी फैमिली के 4 लोग इस दुनिया से गए, उनकी शहादतें हुई। ये हमारी झेलम वैली के अंदर एक UC है जिसमें 91 में 1 महीना कर्फ्यू रहा था। बहुत सारी मिसालें मैं देना चाहता हूँ, लेकिन उन पुराने ज़ख्मों को उखाड़ना। हमारे पुंछ के अंदर ऐसे यूनियन काउंसिल और ऐसे इलाके मौजूद हैं कि आर्मी आती रही, इंटरवीन करती थी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती। लेकिन आप ये देखिए कि इसमें ठीक है हमारा अपना रोल था, मेरे खिलाफ साजिशें थी कि इस प्राइम मिनिस्टर को डिग्रेड करना है, डिसग्रेस होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा। तो मैंने हमेशा ये कहा था कि अगर पहले ये होता था तो अब ना करना। और उन्हें शुक्र है कि उन्होंने मेरी बात सुनी भी और उस पर अमल भी किया, वरना मैंने जो कहा हुआ था मैं कर गुजरता हूँ। मैं कभी पीछे नहीं हटता हूँ, ये मेरा अपना मजाज है। चूँकि जो चीज़ अच्छी है वो मेरे लिए भी अच्छी है, दूसरे के लिए जो सही नहीं है, मैं लॉ एंड ऑर्डर किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि हाथ में ले। लेकिन मैं आज़ाद कश्मीर की आवाम, वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती, वो जिस पार्टी के वर्कर हैं, जिस पार्टी के साथ एसोसिएटेड है नज़रियाती तौर पर, वो मेरे सलूट और सलाम के मुस्तहिक है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यकीनी तौर पे हैं। ये तो मेरे सलूट और सलाम के मुस्तहिक हैं ही आप लोग, या जो भी पाकिस्तान तहरीक का इंसाफ का कारकुन जिस जगह पे मौजूद है, वो अहदेदार है या वो सिर्फ कारकुन है। क्योंकि जब हुकूमतों में आप लोग होते हैं और आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो आपके बात मानेगी। आप इसलिए कानून को हाथ में लेते हैं, दूसरों को मतून करते हैं, दूसरों पर तबर्रे करते हैं और दूसरों के लिए जीना माल करते हैं। लेकिन आपने यकीनी तौर पर जमहूरियत और सियासत का, मैं ये समझता हूँ कि अलम ऊंचा किया, इसकी कदरों को, इसकी रवायात को फ़रोग़ दिया।
लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, जम्मू कश्मीर हो, JUI हो, या कुछ हमारे सब नेशनलिस्ट नज़रियात के हामी लोग भी इसके अंदर हिस्सा ले रहे थे। हमने कहा वो कश्मीरी हैं और हम उनको पाकिस्तानी समझते। ये कोई बात नहीं, घरों के इख्तलाफ होते हैं, लेकिन आए हिस्सा लें। अगर आपको लोग वोट दे रहे हैं तो ठीक है, फबिया, हमें कोई ऐसी बात नहीं। और सब ने, मैंने ये देखा कि चूँकि जब आपके वज़ीर-ए-आज़म के साथ मंगला पावर हो, उसमें ऐसे रवैये का इख्तियार किया गया, तो वो किसी भी नज़रिए का हामी था, वो रियासत की गैरत के लिए खड़ा हुआ। चूँकि मैं ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान की बुनियादी रियासत, पाकिस्तान मस्जिद इलाही है, पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैंने जो वहाँ पे बात की वो इस हवाले से की कि कश्मीरियों को एक ये चीज़ समझी जा रही थी कि उनकी कोई हैसियत नहीं, और वो वहाँ पे खड़े होकर मंगला में जो ये कर रहे थे कि सबको बिजली दे रहे हैं, दासू को 10 मेगावाट दे रहे हैं, कश्मीरियों का जिक्र तक नहीं है। शुक्रिया अदा किया तो दुनिया जान का किया, नहीं किया तो कश्मीरियों का तो फॉर ग्रांटेड ना होना चाहिए। जो कि मुल्क की मजबूती, मुल्क की सलामती, मुल्क के इस्तेकाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। हमसे बड़ा कोई पाकिस्तानी नहीं है। हम तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे, हम पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा वाक़या खुदा न करे कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसा टाइम आए, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के आगे चलना जानते हैं, हम उससे आगे चलेंगे, हम मुल्क के लिए पहली गोली खाएंगे। मैं आपको बताऊं कि 24 करोड़ को मैं मुजाहिदीन कहता रहता हूँ, और वो आपने देखा कि पूरे मुल्क से, कराची से, कोयटा से, फैसलाबाद से, साहिवाल से लोगों ने हमारे हक में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि कोई कारोबार पे ज़ाती अटैक नहीं होना चाहिए साहब, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हमारा अपना आदमी है। उन्होंने कहा जी हमारा शहरी है, हमारी रियासत का वज़ीर-ए-आज़म है। तो ये अगर आपके लिए साहिवाल से आवाज़ आ रही थी, ये मुल्क है, तो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इकाइयों को मुख्तलिफ नाम दिए जाते। आपके बस्ती के हवाले से हूँ, शर्की हो, गरबी हो, बाग में मुमकिन है कुछ चीज़ें हो रही होंगी, कुछ आगे होंगी, लेकिन मैं सरदार मुख्तार खान साहब एहतसाब की बात कर रहे थे। आप यकीन माने कि ये जो रोज़ाना तहरीक अदम एतबार, कोई नया ड्रामा, कोई नया शोशा आज़ाद कश्मीर के अंदर आपको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। इसके बावजूद जो अब तक जिस चीज़ के लिए जो रियासत की डायरेक्शन हो सकती थी, जहाँ पर हम इसको ले आए, ये यकीन माने कि ये लोग 20 सालों के साथ काबिल जायज़ा करेंगे, नहीं कर सके। आज से आपका अगर कई जगह पे कंप्लेन होती है, सरकार ने इसका प्रॉपर इसका नोटिफाई कर दिया है कि 75 साल अबव कोई भी शहरी होगा, वो मेल है या फीमेल, उसके अकाउंट में डायरेक्ट पेंशन ट्रांसफ़र होगी। चूँकि हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में चूँकि दूर अफ्तादा इलाके हैं, बाद जगहों पे ऑफ रोड एरियाज़ हैं, वरना मेरा ये ख्याल था कि उनके घरों तक पहुँचाई जाए। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में अगर कोई समझेगा कि हर जगह पे अगर ये जिस तरह इजी मनी ट्रांसफ़र कोई ऐसा मैकेनिज़्म है, मैंने ये कहा हुआ कि शहरियों को, और जो स्पेशली बुजुर्ग शहरी हैं कि 65 साल से ऊपर है, उनको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं। कोई जायदाद है, इंतकाल है, रजिस्ट्री है, कोई चीज़ है, कोई हिबा करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो महकमे का काम है कि उनके घरों में जाए। ये बाइज़्ज़त और सिविलाइज कौमों के यहाँ ये आपका एक स्टेप नहीं है, 20 स्टेप है। लेकिन अब आपने चूँकि इलेक्शन के अंदर आप हिस्सा लेके आए हैं, बल्दियती इलेक्शन में आप लोग हो गए, लेकिन अब हर यूनियन काउंसिल से हमने 5 बंदे मांगे कि जिनको आप देंगे जो वज़ीर-ए-आज़म मॉनिटरिंग टीम के तौर पे काम करेंगे। जो अब तक हमने स्टेप उठाए हैं, डायरेक्टिव जारी किए, उस हवाले से वो उसका हमारा वाचडॉग के तौर पे, वो मॉनिटरिंग टीमों के तौर पे काम करेंगे। इसके साथ हमने कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जिसको पहले भी हमने एक बयान में कहा, जिसको अभी फिर सदाम ने वो करना है कि जिसमें हम ज़ाफ़रान है, आपके देखें ये ज़ाफ़रान तोले में बिकती है, या सोना तोले में बिकता है, या सिल्वर तोले में बिकता है। तो ज़ाफ़रान तोले के हिसाब से बिकती है। ये आपकी ऐसी फॉरेन एक्सचेंज आपको दे सकती है कि कैश क्रॉप और आज़ाद कश्मीर के अंदर इसका इंतहाई पोटेंशियल मौजूद है। आपके आज़ाद कश्मीर में ये जितने भी काउंटी के इलाके हैं, इसमें मैंगो, जैतून और अनार का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अंगूर है, चूँकि मैंने तुर्की और बहुत सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ और बहुत सारी ऐसी जगह देखी है जो हमारे जैसा मिलता जुलता क्लाइमेट है, ये हम इसकी स्पेशलिटीज़ के अलग अलग, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं, आपकी वहाँ पे हमारी सैयदा नाइला गर्ददी है बाग से, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से अभी हमने उसको 2 ज़िले दिए हुए हैं, बाग और रावलाकोट। मुमकिन है बाद में हम रावलाकोट में कोई होल गए, लेकिन अभी वो दोनों अजला को देख रही है। कल हमने पहला यहाँ पे अपना ख़वातीन के हवाले से मुजफ्फराबाद में एक सेंटर का जस्ट स्टार्ट लिया है। वुमेन एम्पावरमेंट भी होगी। बाग में आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री की कोई जगह पहले से डेजिग्नेट नहीं है, अगर आप देंगे तो वहाँ पे हम उसके लिए आप समझिए को आइडेंटिफाई करें, बाकी गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपसे बताएं कि फ़लाँ जगह पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए,
वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब आपके साथ मेरी बात हुई थी डेंटल कॉलेज की क्लासेस शुरू की जा सकती है, लेकिन मुझे अभी तारक कुरैशी साहब ने एक बिल्डिंग, ये वही है शायद जो आपने भेजी थी, अगर ये बिल्डिंग पूरी हो तो इसमें तो आपका मिलिट्री कॉलेज की भी टाइमिंग क्लासेज लाई जा सकती है। जो मेरी आपसे बात हो रही थी कि हम हाड़ीगल या निचले एरिया में जनूबी बाग के सेंटर में मिलिट्री कॉलेज की जो कैडेट कॉलेज है उसको बनाएं ताकि रावला कोट के लोगों को भी नज़दीक पड़े। और उसमें अगर आपका ये जो BDS वाला था वो इस 3 बिल्डिंगों में, लेकिन आप वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी हमें सेंटर चाहिए। बाग में मैं ये समझता हूँ कि चूँकि पुराने लोगों को आपने भी देखा हुआ था, मैंने भी देखा था, वो आपके भी अजीज़ थे, मेरे भी अजीज़ थे, तो हम उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन ये है कि काम जो है बाग में अल्लाह ताला ने आपकी सरजमीन को, ये शोदा की, गाजियों की, गैयरों की धरती है, और इसका वो हक इसको नहीं मिल रहा था जिस तरह मिलना चाहिए था। लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें जो पुरानी चीज़ें थी, सियासी महरूमी हुई या कोई और ऐसी तामीर हो, तरक्की या एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, उसका हम अज़ला करेंगे। जो नहीं कर सके या अभी भी मैं ये समझता हूँ कि कलमा खैर कहने से भी आ रही हैं, उनके लिए हिदायत की दुआ की जा सकती है। इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि जो आप 32 सालों बाद आप आए, ये मेरा कोई एहसान नहीं आपका, ये आपका हक था। हाँ, तारीख इस हवाले से ज़रूर याद रखेगी कि मैं आपके लिए खड़ा हुआ। मैंने हुकूमत का रिस्क लिया, उन्होंने कहा जी हुकूमत चाहिए बल्दियाती इलेक्शन, मैंने कहा बल्दियाती इलेक्शन। मेरे पास उसी दिन गरबी बाग का यहाँ डेलीगेशन था, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये पोजीशन है, उन्होंने कहा जी आप अपनी हुकूमत बचाएं, बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अगर इस वजह से हुकूमत जाती है तो हुकूमत जाने वाली हुकूमतों को कौन रोकता है, जाती रहती है फिर आती है, कोई बात नहीं। तो गुजारिश ये है कि जो इसमें फ़ंड के हवाले से अब क्यों मेरे खिलाफ ये अदम एतमाद और दूसरी कहानियाँ की जाती है कि ताकि ये उनको न फंड दे सके न इख्तियार दे सके, बल्दियाती इलेक्शन डमी हो जाए। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के अंदर गैर रवायती तरीक़ों से जो हम आपके लिए बात कर रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो हमारे तकमील पाकिस्तान की जंग हो रही है, आप उस हवाले से देखें कि मैंने जो मौक़िफ़ रखा है। अमेरिकन एम्बेसडर आपके यहाँ पे आके उसने आज़ाद कश्मीर को पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर का, हिंदुस्तान के सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने ये लफ्ज़ वापस लेने से इनकार कर दिया। आपकी यूरोपियन यूनियन यहाँ पे है, OIC के सेक्रेटरी जनरल के सामने हमने जब उसके सामने मैंने बात की तो आप यकीन माने कि हमारे बहुत सारे लोग, उसके हमारे कैबिनेट के लोग, हमारे ब्यूरोक्रेसी के लोग मौजूद थे। आपका वो सीन दीदनी था कि उन्होंने कहा जी हम हर मुमकिन, मैंने कहा हिंदुस्तान के ऊपर कारोबारी प्रेशर बढ़ाएं, उसको दबाव में लाएं। मैंने कहा कि वो मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। सालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानते और एक जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ हो तो वो सो नहीं सकते। तो मैंने कहा कश्मीरियों की तकलीफ किसी को महसूस नहीं हो रही, कोई मुसलमान नहीं है, कोई देख सके कि ये कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है। कश्मीरियों का कसूर सिर्फ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की हर जगह पे रेफरेंडम हो सकता है, हर जगह पे उनको इख्तियार मिल सकता है, तो कश्मीरियों का क्या गुनाह है। तो उसका उन पर असर हुआ। पहली दफ़ा आपकी 75 साल तारीख में OIC के सेक्रेटरी जनरल जफराबाद आए। तो ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हो रही है, ये इससे पहले तारीख में ये चीज़ें नहीं हुई। हम चूँकि ना झूठ से दावे करते हैं, चूँकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पहले क्यों नहीं OIC के सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे आए। मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ अल्लाह पाक उसकी लाज रख रहा है, उसका बरम रख रहा है, ये उसकी ज़ात की करम नवाजी है। तो मैं बुनियादी तौर पे आपके साथ ये एहतसाब के हवाले से आप कह रहे हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ों में हमें आप लोगों की रहनुमाई चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। बल्दियाती इलेक्शन के इख्तियारात पे जो डाका मारे, इसको बिल्कुल आप लोग क्लास लिया करें, इनको पूछा करें कि कमबख्त तो तुम लोगों ने इस रियासत पे क्या किया, इस पर बोझ ही हो, इसकी ज़मीन पे इतना बोझ न डालो कि ये ना उठा सके, उतना ही करो कि ये उठा सके। अब रियासत में इनफ इज़ इनफ हो चुका है। तो ये मेरी गुजारिश थी, आपको इनकन्वीनियंस हुई मेरी वजह से, लेकिन हमारे एक, मैं आपको बताऊं कि चौमुखी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती, कितने मार्च किए जा सकते, कोई बंदा नहीं, हर दूसरा बंदा यहाँ प्लाट करके रख देते हैं, कोई इधर प्लाट किया हुआ है, किसी को इधर कुछ किया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ अल्लाह ताला की उस करमनवाजी की वजह से खड़ा हूँ और ये सारे माजों पर लड़ रहा हूँ। अदरवाइज कोई कसर नहीं छोड़ी गई है कि कुछ होती है तो इंसानी बसात और एक जगह पे आके इंसान एंड कर जाता है, यहाँ तक ले आए। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि जब तक ये सांसें हैं, जब तक ये सीटों के ऊपर हैं या नहीं है, आपकी आवाज़ रहेंगे और आपका शिमला, पाकिस्तान का शिमला, कश्मीर की गैरत और इज़्ज़त पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो सरदार तनवीर की या आप, ये आपकी हुकूमत है कि उसको टॉपल करेंगे, मैंने उनको एक ही कहा कि आज़ाद कश्मीर को मैदान कारजार न बनाओ, न सोचो, आज़ाद कश्मीर नहीं चलेगा, न आपको ऐसी बदमाशी करने देंगे। क्योंकि हमारा मैंडेट है, आपने अपनी हुकूमतों के टाइम पूरे किए थे, आज हमारा मैंडेट है, हम पूरा करेंगे। 4-5 साल तक इंशाअल्लाह ये रियासत 90 से 95% फलाई रियासत होगी। उसके बाद अवाम का इख्तियार है कि वो किसको मैंडेट देते।
लेकिन अगर किसी ने बीच में आके लुच तलने की कोशिश की, टापल करने की कोशिश की, आज़ाद कश्मीर मैदान कारज़ार है, लोग हमारी तारीख से वाकिफ़ है। मुसलमान जब आगे बढ़ते हैं, वो स्पेन हो, स्पेनिया हो, कोई भी हो, ना जंगल ना मैदान। मैं एक ही बात करता हूँ कि हमें तंग न करो। जो LOC के उस पार तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं, उनको तकवीत दो, हमें एंगेज न करो। अगर इन सड़कों को, इन गली कूचों को तुम मैदान कारदार बनाना चाहते हो तो ठीक है, बनाएं, फिर देखी जाएगी। जो मेरे से खुश नहीं है उसको क्या वो दे सकेंगे, किससे खुश होंगे? हमने तो उनके लिए सब कुछ खोला, मतलब अंधे वहाँ पैसे लेते रहे, और उससे और दूसरे उनको क्या देंगे? दूसरे जो आपकी देसी मुर्गी और पेस्ट्री तक नहीं छोड़ते, वो आपको क्या देंगे? तो इसलिए हम ये समझते हैं कि लोगों को अक्ल होनी चाहिए और समझना चाहिए। लेकिन अगर शरारत करते रहे तो फिर देखी जाएगी। लेकिन ये किसी गलत फहमी में होंगे कि आज़ाद कश्मीर में वो शायद मैंडेट है आदमी के पास, हम सारे के सारे इलेक्ट होके आए और सबके पीछे आप लोग खड़े हैं, ये आपको